नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री ने कहा, देश समन्वय, तकनीक और डाटा आधारित स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की ओर बढ़ रहा है। देश में अब तक 7 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 1 महीने के दौरान कल पहली बार कोरोना के 1000 से कम मामले दर्ज हुए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज मनोदर्पण पहल का शुभारंभ करेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा के लिए चेतावनी जारी की। और अमेरिका ने चीन पर म्यांमार की संप्रभुता को कम आंकने का आरोप लगाया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। आईबीएम कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्ण के साथ बातचीत में कल उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश टेक्नोलॉजी पर आधारित, समन्वित और डाटा पर निर्भर ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विकास कर रहा है जो किफायती और आसान हो। श्री मोदी ने आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बताया कि भारत में निवेश का ये सबसे अच्छा वक्त है। उन्होंने कहा, सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि देश में घर से ही ऑनलाइन कार्य करने की प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए। इसके लिए सरकार बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क और विनियामक तंत्र उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास कर रही है ताकि टेक्नोलॉजी संबंधी बदलाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आईबीएम के 75% कर्मचारियों को घर से ही ऑनलाइन काम करने के हाल के कंपनी के निर्णय के बारे में भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के 200 स्कूलों में सीबीएसई की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आईबीएम की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सीखने की जानकारी देने की दिशा में कार्य कर रही है। आईबीएम के सीईओ ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पर विश्वास व्यक्त करते हुए भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की अपनी कंपनी की योजनाओं से अवगत कराया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत के 20 शहरों में आईबीएम की अनेक परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्री कृष्णा के साथ डेटा सुरक्षा, साइबर हमलों और योगाभ्यास करने से स्वास्थ्य फायदों पर भी चर्चा की। भारत बहुत तेजी के साथ कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्वदेशी रूप में विकसित वैक्सीन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रक्त के नमूने लेने के बाद पहले चरण में 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे। फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ हैं, फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे जिसमें फिर और पेशेंट को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन हैज टू बी सेफ। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज सेफ इवन एट अ हायर डोज। और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डोज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। श्री गुलेरिया ने कहा कि दूसरे चरण में मानव परीक्षण के लिए 12 से 65 वर्ष के 750 लोगों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एम्स को इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और बहुत सारे लोगों ने मानव परीक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कराया है। सामुदायिक संक्रमण से संबंधित सवाल पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इसके सबूत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण हो रहा है। कंट्री का डेटा देखें तो उसमें कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है। आईसीएमआर ने पूरा अपना डेटा सीरो सर्वेलेंस का दिखाया था कि एट अ नेशनल लेवल कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज हैपनिंग। देयर आर मेनी स्टेट्स जहां पे अभी बहुत कम केसेस है। टू से कि वहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है वुड नॉट बी अ राइट थिंग। देयर आर हॉटस्पॉट्स इवन इन सिटीज वेयर देयर इज स्पाइक ऑफ केसेस and it is very likely कि local community transmission in those areas is happening and that is why I kept saying कि जो containment zones हैं उनमें बड़ा aggressive action की जरूरत है। डोर टू डोर सर्वे करने की जरूरत है। जिनको भी फीवर
सिवियर सिम्टम्स हैं उनके टेस्ट करो, आइसोलेट करो, उससे आप वहां की जो स्प्रेड हो रही है उसको रोक पाओगे और तभी आपके उस एरिया में केसेस कम होंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कुछ क्षेत्र संक्रमण के मामले में अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं और अब इनमें कमी आ रही है। देश में अब तक 7 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 62.61% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,664 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस समय संक्रमण के 3,90,459 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 40,425 नए मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की संख्या 11,18,043 हो गई है। ये भारत में इस संक्रमण के फैलने से लेकर अब तक एक दिन में सामने आने वाले नए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। देश में मृत्यु दर लगातार घट रही है और ये 2.45% रह गई है। दिल्ली में कल कोरोना के 1,000 से कम मामले सामने आए। पिछले एक महीने में राष्ट्रीय राजधानी में पॉजिटिव मामलों की ये सबसे कम संख्या है। पिछले 24 घंटों में शहर में कोरोना के कुल 954 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,23,747 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार संक्रमित 1,04,918 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,784 लोग ठीक हुए हैं। 35 मरीजों की मृत्यु हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,663 हो गई है। वर्तमान में दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 15,166 है। राजधानी में कोविड रोगियों के लिए उपलब्ध कुल बिस्तरों में से अस्पतालों में लगभग 12,000 और कोविड समर्पित देखभाल केंद्रों में 7,500 बिस्तर खाली हैं। केंद्रीय दल ने बिहार सरकार से जांच क्षमता बढ़ाने को कहा है। कोविड की स्थिति के आकलन के लिए राज्य के दौरे के बाद केंद्रीय दल ने ये बात कही। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या 12 दिन में लगभग 2 गुनी हो रही है। केंद्रीय दल ने आरटी-पीसीआर जांच क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी ने जहां प्रशासन को स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन फतेहपुर जिले के स्कूल खुले हुए हैं, जहां केवल कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक करने के लिए जानकारी दी जाती है। जब पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद थे, तब फतेहपुर जनपद के अर्जुनपुर गढ़ा इलाके में यमुना की कटरी में मौजूद एक प्राइमरी विद्यालय में कोरोना को लेकर जागरूकता की पाठशाला चलाने की शुरुआत की गई थी और हर गांव वाले को ये बताया गया कि कैसे सामाजिक दूरी का पालन करना है। इस अभियान की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य देवव्रत त्रिपाठी ने की, जो आज भी नियमित स्कूल खोलते हैं और विद्यालय प्रांगण की सफाई के बाद आसपास के गांवों के लोगों को नियम से मास्क की उपयोगिता, हाथ धुलने के सही तरीकों और कोरोना से बचाव के दूसरे उपायों की जानकारी देते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर सीमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने ये निर्देश भी दिया है कि इन कार्यक्रमों के दौरान पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। इस बारे में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी सावधानियां बरती जानी चाहिए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश एक्टिव प्रकरणों की दृष्टि से देश में 15वें स्थान पर है, वहीं पॉजिटिव प्रकरणों के मामले में 13वें स्थान पर है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 3.73%, रिकवरी दर 68.3% तथा मृत्यु दर 3.24% है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शादी जैसे समारोह में शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। उधर भोपाल में कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगभग 10% हो गई है। इसके फलस्वरूप संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने भोपाल में निजी कार्यालयों को 50% क्षमता से संचालित करने तथा बाजार में दुकानों को रात्रि 10 बजे के स्थान पर 8 बजे बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं किल कोरोना अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 97% स्वास्थ्य सर्वे पूरा हो गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि सर्वे के दौरान 1,17,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए, जिनमें से 2,038 पॉजिटिव पाए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल कोविड-19 रोगियों की संख्या बढ़कर 49,439 हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 998 मामलों की पुष्टि हुई है, जो एक दिन में आने वाले सर्वाधिक मामले हैं।
राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभिन्न अस्पतालों से 777 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एक रिपोर्ट। राज्य में अब तक कोविड-19 के 35,659 मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि कल दर्ज की गई 20 मौतों के बाद कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 2,167 हो गई है। सूरत जिले में कल 284 ताजा मामले सामने आए हैं, जो राज्य में सबसे अधिक है। इसके साथ ही जिले में कुल मामलों की संख्या 10,542 हो गई है। अहमदाबाद में 193 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 24,568 हुई है। सूरत में कतारगाम क्षेत्र कोविड-19 के हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। अकेले कतारगाम से अब तक 2,063 मामले सामने आए हैं, जो शहर में सबसे अधिक है। स्थानिक अधिकारियों ने कहा है कि नगर निगम ने अब तक 10 लाख से अधिक नागरिकों का सर्वेक्षण किया है और उनमें से 13,000 से ज्यादा को क्वारंटीन किया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शहर में कुल 860 क्लस्टर कंटेनमेंट क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 90,000 से अधिक लोग शामिल है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंबई में कोविड मामलों में कमी लाए जाने के प्रयास ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। कल बृहन्मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम के लिए उनके कार्यों की सराहना की। ठाकरे विश्व में कोरोना के दूसरे दौर की संभावना के मद्देनजर नगर निगम के कर्मियों को कोविड-19 के मामलों में कमी लाने के निर्देश दे रहे थे। एक रिपोर्ट। मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के साथ कल हुई बातचीत में सीएम ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीएमसी में किए गए कोरोना नियंत्रण के उपायों की विशेष दखल ली है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुंबई में कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रयासों की वॉशिंगटन पोस्ट ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि इस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर जल्द ही शुरू होने की संभावना है, इसीलिए सभी ने और सतर्क के काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मानसून से संबंधित बीमारियों के प्रकोप से निपटने के भी निर्देश दिए। इस बीच बीएमसी ने सूचित किया है कि कोविड-19 रोगी रिकवरी का रेट इस सप्ताह 71% हो गया है। साथ ही पिछले 7 दिनों में कोविड-19 मामलों का औसत दोहरीकरण दर बढ़कर 57 दिन हो गया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल कोविड संक्रमण के सबसे अधिक 751 मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 14,650 हो गई है। कश्मीर प्रभाग में 10 और लोगों की मौत से मरने वालों की कुल संख्या 256 हो गई है। कश्मीर प्रभाग में 11,623 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। उनमें से 6,474 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 234 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू प्रभाग में 3,027 मामलों की पुष्टि हुई है। उधर लद्दाख में टूर ऑपरेटर्स पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन और प्रतिबंधों के बावजूद काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। लद्दाख में लगभग 500 टूर ऑपरेटर्स ने ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ पंजीकरण किया है। इसके अलावा गेस्ट हाउस, होटल, टैक्सी और गाइड भी लद्दाख में बढ़ते हुए पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। हालांकि पिछले साल 3.5 लाख पर्यटकों की तुलना में इस साल सिर्फ 150 पर्यटकों ने लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया है। आमतौर पर इस समय घरेलू पर्यटक और यूरोप यूनियन और दक्षिण पूर्व देशों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लद्दाख में होते हैं। इसमें कई क्षेत्र अब रेड जोन में है। कोविड-19 के कारण स्थानीय रूप से नुब्रा वैली और भारत चीन गतिरोध के कारण चांगथांग क्षेत्र में विशेषकर पेंगोंग त्सो और सोमोरिरी जिलों तरफ जाने से पर्यटकों को अनुमति नहीं है। अल्टोवा का अध्यक्ष श्री चेतन अंगचुक ने कहा कि ग्लोबल आउटब्रेक जो कोविड-19 का हुआ, उससे खासकर हमारे टूरिज्म सेक्टर में काफी नुकसान हुआ थे। करीबन हमारा 600 करोड़ का एक एनुअल जो टूरिज्म एक्टिविटी से जो फंड रेस होता है, उसका सीधे तौर पे हमारा लॉस हुआ। तो लद्दाख में जिस 4 से 5 महीने का सीजन होता है, मैं समझता हूँ सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हो सकता है। अल्टोवा ने सभी हितधारकों के सहयोग से और यूटी प्रशासन के मदद से लद्दाख में पर्यटन उद्योग को फिर से बनाने, फिर से रणनीति और रिबूट करने के लिए काम कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा।
तमिलनाडु में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 4,985 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 1,75,000 को पार कर गई। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने चेन्नई में व्यापक एलाइजा परीक्षण अभियान शुरू किया है ताकि कोविड-19 की जमीनी स्थिति के बारे में अधिक जानकारी हासिल की जा सके। ICMR ने 2 महीने से भी पहले एलिसा किट विकसित किया था। अनुसंधान संस्थान के अनुसार ये किट अत्यंत भरोसेमंद है। ये मानव शरीर में सॉर्स कोरोना वायरस 2 का संक्रमण होने के बाद उत्पन्न होने वाले एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाता है। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री RB उदय कुमार ने कल शाम चेन्नई में पत्रकारों को बताया कि ICMR चेन्नई में करीब 12,000 लोगों से नमूने लेने के बाद एंटीबॉडीज परीक्षण कर रहा है। ये परीक्षण महामारी के प्रसार के पैटर्न का पता लगाने में मदद करेंगे, जिससे कारगर उपायों की योजना बनाई जा सकेगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। कर्नाटक में कल कोविड-19 के 3,648 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 67,420 हो गई है। 730 रोगियों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 72 लोगों की मरने के साथ ही ये आंकड़ा बढ़कर 1,403 हो गया है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 35.29% है और मृत्यु दर 2.08% है। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में 1,452, बेल्लारी में 234, बेंगलुरु ग्रामीण से 208, धारवाड़ से 200 और विजयपुरा जिले से 160 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार राज्य भर में 36,437 स्वैब नमूनों की जांच की गई है। राज्य में अभी तक कुल 10,57,303 लोगों की जांच की जा चुकी है। इस बीच कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि आशा कर्मचारियों का वेतन जल्द बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम कर रहे डॉक्टरों के वेतन में भी जल्द ही वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि ILI, सारी और बीमारी की आशंका वाले व्यक्तियों की जांच हेतु पहचान के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण के लिए बूथ स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। भरूच बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त N मंजूनाथ प्रसाद ने जानकारी दी कि 24 घंटों के भीतर कोविड-19 मामलों की पहचान, जांच और परिणाम के लिए विशेष कार्यदल का गठन किया जाएगा। बेंगलुरु से R मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। सिक्किम सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि के मद्देनजर आज से 27 जुलाई तक राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट के अलावा सभी सरकारी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, बाजार और फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। सिक्किम में इस दौरान सभी तरह की गतिविधियां, समारोह, लोगों और सामान की आवाजाही तथा यात्री गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि 31 अगस्त तक सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कोविड-19 पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में भाग लेते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का फायदा ये है कि इसके नतीजे बहुत जल्द मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है, इसकी पक्के तौर पर पुष्टि RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट से ही हो सकती है। स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो RT-PCR होता है, उसमें वक्त लगता है। और रैपिड एंटीजन टेस्ट का ये फायदा है कि ये हमको 15 से 20 मिनट में जो है रिपोर्ट हमें मिल जाती है। इसका एक एडवांटेज है कि अगर वो पॉजिटिव है फिर आपको दूसरे टेस्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये माना जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं। अगर निगेटिव है तो उनमें भी पॉजिटिव कुछ परसेंटेज हो सकते हैं, तो उनमें फिर फाइनल कंक्लूजन के लिए हम RT-PCR करते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR News Alert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने कहा, देश समन्वय, तकनीक और डाटा आधारित स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की ओर बढ़ रहा है। देश में अब तक 7 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 1 महीने के दौरान कल पहली बार कोरोना के 1000 से कम मामले दर्ज हुए।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज मनोदर्पण पहल का शुभारंभ करेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा के लिए चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह देहांत हो गया और अमेरिका ने चीन पर म्यांमार की संप्रभुता को कम आंकने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उनके पुत्र आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर ये जानकारी दी। लालजी टंडन को पिछले महीने की 13 तारीख को बुखार और यूरिनरी समस्याओं के कारण लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद मेदांता अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर राकेश कपूर ने बताया कि लीवर संबंधी बीमारी के कारण लालजी टंडन का एक मामूली ऑपरेशन करना पड़ा था। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिससे उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। बाद में श्री टंडन की खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। हमारे लखनऊ संवाददाता ने उनके पुत्र और राज्य के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के हवाले से बताया है कि श्री टंडन का अंतिम संस्कार लखनऊ में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से घर में रहकर ही श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज अपने मंत्रालय की नई पहल मनोदर्पण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। इस अवसर पर मानव संसाधन राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभागों के सचिव तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। श्री पोखरियाल ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान उनके मंत्रालय ने शैक्षिक गतिविधियां जारी रखने और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस की है। इसलिए मंत्रालय ने मनोदर्पण के रूप में पहल की है, जिससे विद्यार्थियों को मानसिक आरोग्य संबंधी मदद दी जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कल से लागू हो गया है। नए कानून के बारे में कल नई दिल्ली में मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नए अधिनियम से उपभोक्ता अधिकार संपन्न बनेंगे और इस संबंध में बनाए गए विभिन्न कायदे कानूनों के तहत उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के गठन का भी प्रावधान है, जिससे उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी और उन्हें कारगर तरीके से लागू भी किया जा सकेगा। CCPA उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच कर सकेगा। बिहार में गंडक बांध से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। नेपाल से बिहार में पानी छोड़ने के लिए बांध के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। नेपाल और उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश से बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 156 पंचायतों के 3 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 15,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है और वे राहत शिविरों में रह रहे हैं। सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिम चंपारण के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। NDRF और SDRF की टीम को राहत कार्य में लगाया गया है। कंटेनमेंट जोन से हटाए जाने वाले लोगों के लिए अलग राहत शिविर बनाया गया है। इन लोगों को मास्क और ग्लव्स पहनने का निर्देश दिया गया है। तेज धारा को देखते हुए नाविकों को गंडक नदी में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अभियंताओं को तटबंधों की निगरानी करने को कहा गया है। उत्तर बिहार में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश ने 31 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। चेन्नई में तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दोपहर बाद या शाम को हल्की बारिश के आसार हैं। कोलकाता में भी बादल छाए रहने और एक दो स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश या धूल भरी आंधी के आसार हैं। श्रीनगर में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वर्षा या धूल भरी आंधी की संभावना है। वहीं मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या धूल भरी आंधी के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में हल्की वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। बंगलुरु में बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा के आसार हैं। वहीं अहमदाबाद में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। भोपाल में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है, तो पटना में बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। समाचार कक्ष से गौरव राघव। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो काचीन जैसे राज्यों में अपनी कार्रवाई के माध्यम से म्यांमार की संप्रभुता को कम कर रहा है। म्यांमार में अमेरिकी मामलों के प्रभारी जॉर्ज एन सिबली ने कहा कि चीन ने डराने, धमकाने और मध्यस्थता की कोशिश और काचीन राज्य में अनियमित केले की उपज को प्रोत्साहित करके, मछुआरों की सीमा का निर्धारण न करके और ऐसे ही अन्य कार्यों के द्वारा म्यांमार की संप्रभुता को कम किया है। उन्होंने कहा कि चीन खनन और वन क्षेत्र में अनियमित निवेश और भ्रष्टाचार को मदद प्रदान करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी हां नवीन, अगर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर एक नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1000 से कम मामले आने को लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिल्ली में रफ्तार पर ब्रेक। वहीं वीर अर्जुन ने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के बयान को अपनी मुख पृष्ठ पर दिया है, दिल्ली में बीत चुका कोरोना का पीक, कई राज्यों में आना बाकी। राजस्थान पत्रिका ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है, हजारों कोरोना पॉजिटिव मामलों में नहीं मिल रहा सुराग। दिल्ली, बंगाल और केरल ने माना कई इलाकों में सामुदायिक प्रसार। दैनिक भास्कर ने दुनिया में कोरोना काल की सबसे बड़ी खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, जिंदगी का टीका दमका, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर दूसरा ट्रायल भी सफल। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नजर न लगे इस टीके को, कोरोना पर पहली जीत। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, भारत में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण कल से शुरू। विकास दुबे मुठभेड़ मामले पर आज के सभी समाचार पत्रों की नजर है। जनसत्ता लिखता है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे जांच। दैनिक जागरण ने लिखा है, अदालत ने कहा, विकास दुबे जैसे शख्स को जमानत मिलना संस्था की विफलता। राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर है, रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारियां शुरू, घर घर विराजेंगे भगवान राम, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर समारोह देखेगी अयोध्या। 400 हेक्टेयर में नई अयोध्या बसाने की तैयारी दैनिक जागरण में है। पंजाब केसरी लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से संतों में उत्सुकता। नवभारत टाइम्स में है, कोरोना के चलते T20 वर्ल्ड कप साल भर टला, जबकि IPL की राह साफ। दैनिक जागरण ने लिखा है, इस साल नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप। दिल्ली विश्वविद्यालय में सितंबर अंत तक दाखिले की प्रक्रिया शुरू, हिंदुस्तान की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, देश समन्वय, तकनीक और डाटा आधारित स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की ओर बढ़ रहा है। देश में अब तक 7 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 1 महीने के दौरान कल पहली बार कोरोना के 1000 से कम मामले दर्ज हुए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज मनोदर्पण पहल का शुभारंभ करेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा के लिए चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह देहांत हो गया और अमेरिका ने चीन पर म्यांमार की संप्रभुता को कम आंकने का आरोप लगाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।